नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम चर्चा जो है वो प्राचीन इतिहास की कर रहे हैं, भारत के प्राचीन इतिहास की। और इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी की या राजवंश की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त राजवंश के बाद एक इतिहास में, उत्तर भारत के इतिहास में एक खालीपन आ गया था और लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी में इसको जो खाली स्थान हो गया था उसको पूरा करने के लिए एक नए राज्यवंश का उदय हुआ, जिसको हम वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति राज या वर्धन राजवंश। और इसके सबसे जो महान सम्राट हुए हैं उनका नाम था हर्षवर्धन। मैं आज हर्षवर्धन और इनके विषय में चर्चा करना चाहूंगा। तो अगर इसके इतिहास में जाएं तो पुष्यभूति या वर्धन राजवंश या जो हर्ष का जो साम्राज्य था वो 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास इसका शासनकाल था। उत्तर भारत में नर्मदा नदी तक इन लोगों ने लगभग शासन किया और भारत के अधिकांश हिस्से पर जो है लगभग इनका शासन था। और इसके सबसे जो महान राजा हुए हैं वो हर्षवर्धन थे। और हर्षवर्धन की पीढ़ी में ही महाराज केशव चंद्र हुए, जिन्होंने चंदावर के युद्ध में जयचंद गहडवाल का समर्थन किया था और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध किया था। अगर हम बात करें 12वीं शताब्दी की, वो बाद के राज में इन्हीं के वंशज थे। तो अगर हम बात करें, हर्षवर्धन के एक कवि थे, दरबारी कवि बाण भट्ट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी हर्षचरित। उसके अनुसार जो पुष्यभूति वंश था या वर्धन राजवंश जो था वो 6ठी और 7वीं शताब्दी में उसका शासनकाल रहा। और कुछ आधुनिक पुस्तकें भी वर्धन राजवंश के में जो है उस राजवंश की चर्चा करते हैं। तो इसके वंश की अगर हम बात करते हैं तो राजवंश की उत्पत्ति के बारे में कोई उचित जो है जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। फिर भी हर्षचरित के अनुसार 7वीं शताब्दी में जो है लगभग मतलब 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी में इसका शासनकाल रहा। और इनकी जो राजधानी थी वो स्थानेश्वर, जो वर्तमान में हरियाणा में थानेश्वर, कुरुक्षेत्र में जो है ये जगह पड़ती है, थानेश्वर, वो इनकी राजधानी थी। और एक छोटे पुष्यभूति वंश ने जो है सबसे पहले छोटे से स्थान पर अपना शासन प्रारंभ किया था। और कई सारे इतिहासकार हैं जैसे हंस टी बक्कर, उन्होंने कहा है कि वर्धन जो है, आदित्य वर्धन, वो कन्नौज के मोखरी राजा सर्ववर्मन के सामंत थे, ऐसा माना जाता है। उनके उत्तराधिकारी प्रभाकर वर्धन थे और उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में मोखरी जुग के जो राजा थे अवंती वर्मन के, वो सामंत है ऐसा माना गया है। प्रभाकर की जो पुत्री थी राज्यश्री ने अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन से विवाह किया था। मतलब इन्होंने अपनी पुत्री जो है राज्यश्री, उसका विवाह किया था। इस विवाह के परिणाम स्वरूप प्रभाकर की राजधानी जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें जो है बढ़ गई आगे। और उन्होंने जो है महाराज अधिराज की शाही उपाधि धारण की। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर की मृत्यु के बाद मालवा के जो राजा थे गौड़, मालवा के राजा गौड़ जो थे, उन्होंने कन्नौज पर हमला कर दिया। फिर मालवा के जो राजा तो ग्रहवर्मन जो इनके दामाद थे उसको मार डाला और राज्यश्री को पकड़ लिया, इनकी पुत्री को। और इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि जो प्रभाकर के बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन, उसने मालवा शासक को हराया, लेकिन जो गौड़ राजा था उसने उसे मार दिया। और उनके छोटे भाई थे राज्यवर्धन के हर्षवर्धन। हर्षचरित में लिखा गया है कि प्रभाकर के जो छोटे पुत्र थे हर्षवर्धन ने गौड़ राजा और उसके सहयोगों को नष्ट करने का की जो है प्रण लिया। और उन्होंने मतलब एक तरह से उनको समाप्त भी किया। और उन्होंने गठबंधन किया जो कामरूप के राजा थे भास्कर वर्मन, और उन्होंने शशांक को पीछे हटने के लिए विवश किया। और हर्ष को औपचारिक रूप से एक सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया
उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, साम्राज्य को फैलाया। और हर्षचरित जो बाणभट्ट की पुस्तक है उसमें पूरा विस्तार से लिखा गया है कि हर्ष के साम्राज्य की सटीक सीमा के बारे में अलग अलग आकलन है। पूरा उत्तर भारत, कुछ पूर्वी भारत और नर्मदा तक। हर्ष ने कन्याकुब्ज उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक कन्नौज है अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि उन्होंने जो था राज्य, जो उनकी बहन थी राज्यश्री, उसके शासन पे भी मतलब उन्होंने वहां पर भी शासन किया। और 647वीं ईस्वी में एक उत्तराधिकारी के रूप में जो है, मतलब वे उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा माना जाता है कि पुष्यभूति संघ जो है वंश वो फिर आगे नहीं बढ़ सका। वैसे इसके कई सारे शासक हुए। ऐसे माना जाता है कि भाई इनके पिता जो थे प्रभाकर, उनके बाद उनके पुत्र राज्यवर्धन और फिर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी से लेके और 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। मैं अगर हर्ष के बारे में बात करूं तो इनका शासन लगभग 606 से लेके और 647 ईस्वी तक लगभग जो है 41 वर्षों तक इन्होंने शासन किया उत्तर भारत पर। हर्षवर्धन के सिक्के जो है उन मिल जाएंगे, यानी कि वो एक कई बार पाए गए हैं खुदाई में, और इस तरह के उनको जो है कई जगह सिक्के जो है उपलब्ध हैं। और अगर हम बात करें हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था के बारे में तो उसमें बहुत अच्छी तरह से उसको चलाया। धर्मों के विषय में भी उदार नीति अपनाई, विदेशी यात्रियों का सम्मान किया। एक चीनी यात्री थे ह्वेनत्सांग, जिसे हम ह्वेनसांग भी बोलते हैं, यानी कि ह्वेनत्सांग है कहीं पे जो है ह्वेनसांग है। ये चीनी यात्री थे जिन्होंने जो है, प्रश्न आने की बड़ी संभावना रहती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये लगभग 15 वर्षों तक जो है इन्होंने इनके राज दरबार में कार्य किया। और उन्होंने यानी कि ह्वेनसांग ने बड़ी प्रशंसा की है हर्षवर्धन की। और उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रति 5वें वर्ष वे सर्वस्व दान कर देते थे, बड़े बड़े धार्मिक समारोह आयोजित करते थे। कन्नौज और प्रयाग के समारोह में भी जैसे ह्वेनसांग ने बताया वो भी उपस्थित रहते थे। तो बताते हैं कि हर्षवर्धन साहित्य और कला के बहुत मतलब उनको आश्रय देने वाले राजा थे, सम्राट थे। और बाणभट्ट जो कि उनके दरबारी भी थे और उनके मित्र भी थे, वो भी जो है उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, और ह्वेनसांग ने भी बताया ये चीज। और हर्षवर्धन स्वयं बहुत बड़े पंडित थे, वीणा भी बजाते थे, कला के बड़े जो है मतलब बहुत शौकीन थे वो। और उनकी 3 नाटिकाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। हर्षवर्धन का हस्ताक्षर जो है ये पता दर्शाता है कि वो कला प्रेम के बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से मतलब सम्मान करने वाले जो है सम्राट हुए। और शासन प्रबंध के बारे में अगर बात करें, उनका शासन कैसा था, तो हर्षवर्धन स्वयं एक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि लेते थे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद उस समय होती थी, और उसके कुछ मंत्री जो बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है उसमें उपलब्ध जो है, अवंती युद्ध और शांति का मंत्री बोलते थे, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति होता था, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी होता था, लोकपाल प्रांतीय शासक होता था, मैं लोकपाल, भंडी प्रधान सचिव होता था, कुंतल जो है वो घोड़ी वाली सेना यानी कि अश्वसेना का मुख्य अधिकारी होता था। तो ये जो है कुछ मंत्री परिषद शासन व्यवस्था जो है हर्षचरित में बाणभट्ट ने जो लिखी है उसमें काफी चीजें मिली हैं। हर्षवर्धन एक परोपकारी सम्राट थे। उन्होंने भले ही अलग अलग राज्यों को जीत लिया हो, लेकिन उन राज्यों को अपना शासन चलाने की उन्होंने जो है अनुमति भी देती थी। बस वो हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे लेकिन शासन वही करेंगे। तो चीन के साथ बेहतर संबंध भी बनाए, और क्योंकि ह्वेनसांग ने भी बड़ा लिखा है, शिक्षा को बड़ा महत्व दिया। प्रयाग का जो मशहूर कुंभ मेला है, ये प्रश्न आने की बड़ी संभावना रहती है। प्रयाग का यानी कि जो प्रयागराज में जो मेला लगता है कुंभ का,
इलाहाबाद भी कहते थे उससे पहले हम, वो हर्ष ने ही शुरू किया था, यानी कि हर्षवर्धन ने ही प्रारंभ कराया इलाहाबाद का, जब प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है, जो सदियों से चला आ रहा है, हिंदू धर्म के प्रचारकों के बीच वो काफी जो प्रसिद्ध है। ये राजा हर्षवर्धन की ही देन है इस देश के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था में भी हर्षवर्धन का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को कृषि प्रधान देश भी उन्होंने ही बनाया। तो भारत ने प्रगति की उस समय, आर्थिक रूप से बहुत कूटनीतिक, बुद्धिमान और अखंड भारत की सोच रखने वाले हर्षवर्धन ने नारी शक्ति, कला, इन सब में जो है भारत को एक स्तंभ बनाने का कार्य किया। तो हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर्षवर्धन मुख्य राजा थे और उसके बाद उनका जो शासन है वो ज़्यादा, मतलब उनकी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद ये इस वंश का जो है इस वंश समाप्त हो गया लगभग 647 ईस्वी में। वैसे कुछ बाद में कुछ जो इनके परिवार के लोग हैं उन्होंने बाद में कुछ शासन किया होगा, लेकिन कहीं इतिहास में ज़्यादा लेख है नहीं उनका। तो सम्राट हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में जोड़ा था और पूरे उत्तर भारत को जो है उन्होंने नए आयाम देने का प्रयास किया था। तो मैं, क्योंकि उनके काफ़ी युद्ध भी हुए, उन्होंने जो है दक्षिण के राजाओं के साथ भी उनकी जो है कई जगह उनका विवाद हुआ, और हर्षवर्धन का साम्राज्य गुजरात तक फैला हुआ था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। तो ये लगभग जो है उनका लगभग जो 41 वर्षों का जो शासन रहा, वो गुप्त वंश के बाद एक महान साम्राज्य रहा। लेकिन उसमें कुछ उनकी पराजय हुई थी और भारत के दक्षिण भाग में अपने राज्य का विस्तार वो नहीं कर पाए। चालुक्य वंश के साथ पुलिकेशिन सेकंड जो थे नर्मदा के युद्ध में उन्हें पराजित भी किया था, लेकिन बहुत सारे वो युद्ध जीते। तो ऐसे थे महाराजा धीराज हर्षवर्धन। तो मैं अगले इतिहास की इस जानकारी में अगली चीज़ों को फिर जोड़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।